खुश आमदीद और सुबह बखैर। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं, विलिंग बेस के सीईओ हैं। बात हम कर रहे हैं कि सालिम सास या सास का जो किरदार है, जो हमारे माशरे में आज का बड़ा मतलब सास बहू एक खासा नोन कॉन्सेप्ट है कि ऐसी सास के साथ डील कैसे करना। आप कह रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताते जाओ, उसको क्या लगे फीलिंग्स के साथ। अगर उसे दिलचस्पी हो तो वो हर्ट ही क्यों करे। वो आपको जानबूझ के, उसे पता होता है कि मैं तकलीफ दे रही हूँ, इसीलिए वो दे रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये जुमला जो है ना ये इसके दिल को छेद देगा, क्योंकि वो औरत है, उसे औरत की फीलिंग्स का तो पता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो हम जोर देते हैं कि अपनी फीलिंग्स बताएं, अपने हवाले से बात करें, तो ये इसका मकसद ये होता है कि आप जब दूसरे की तरफ उंगली उठा के बात करते हैं या अटैक करते हैं तो वो अपने आप को डिफेंड करने में लग जाता है, वो अपना दिफा करने में लग जाता है। सही। जब हम अपने जज्बात की बात करते हैं कि हमें कैसे फील हुआ या हमें कैसे दुख पहुंचा या हमारे ज़हन में क्या तूफान उससे मचा या हम कितने दुखी हुए, तो हम दूसरे को उसके दिफा करने से निकाल देते हैं। यानी उसको दिफा करने की ज़रूरत नहीं होती, और जब किसी को दिफा करने की ज़रूरत नहीं होती और आप उस पर अटैक नहीं कर रहे होते तो बाद अज़ां उसके दिमाग में जो है उसका एक नदामत का एहसास पैदा होता है ज़रूर। अगरचे फौरी तौर पर रिएक्शन यही होगा कि मुझे क्या परवाह, तुम चाहे सड़ो चाहे जहन्नम में जाओ, मुझे क्या पता। लेकिन आखिरकार आप समझ लें कि वो भी इंसान है और समझ लें कि उसके अंदर भी अच्छे जज्बे जो है मौजूद तो अपने अंदर जो जलन और जो तकलीफ और जो डिप्रेशन होगा उसको कहाँ ले जाए। देखिए, हमें किसी भी इंटरेक्शन के बाद, जो चाहे सास से हो चाहे खामन से हो, हमें किसी भी इंटरेक्शन के बाद जो तकलीफ होती है वो अपने तर्ज अमल से होती है। जब हम मेयार से गिरी हुई कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं बातचीत में, जब हम पटरी से उतरते हैं, जब हम फजूल बातें करते हैं। एक मसला है जो बड़ा दरीना मसला है ख़वातीन का। सास जो साहिबा हैं वो कहती हैं कि मुझे मेरे शौहर के साथ अकेले नहीं रहने देती। अब बताएं कि वो क्या करें। ये तो एक बड़ा आम सा मसला है। ख़वातीन को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले अपने खामद के बारे में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फिर जब बच्चा जवान होता है और उसकी शादी करती हैं, हंसी खुशी करती हैं, कॉन्शियसली करती हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे करें क्या? अब ये खातून क्या करें? ये खातून जो है अपना एक अच्छे तरीके से अपनी सास से और अपने खामद से बातचीत। अच्छा चलें, फिर अच्छा तरीका आप हमें सिखाएं। मैं सास हूँ और मैं बड़ी आपको चाव से, अरमान से, आपके माँ बाप के बड़े आगे पीछे फिर के कि आपकी बेटी को मैं बड़ा खुश रखूंगी, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझे तो बड़ी हसरत है कि मेरे घर में जो बेटी है वो बड़े अच्छे ख़ानदान की लेके आई हूँ। अब आप आ गई हैं, अब मैं आपको मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो पा रही, लेकिन मैं इसको शो भी नहीं कर रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत, या कम अज़ कम आई एक्ट लाइक पढ़ी लिखी। अब एक सिचुएशन है और मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात सुनो जी। हमारे घर के जो तौर तरीके हैं ना, ये फ़र्क है। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें उनको सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा, ये जो तुम हर वक्त अपने शौहर के साथ कमरे में घुसी रहती हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। जवान देवर है तुम्हारे घर में, नंदे हैं, ये कोई अच्छी बात है? तुम्हें खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तुम ये जो इस तरह से अपने मियाँ के साथ हर वक्त घुसी रहती हो कमरे में, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में इस तरह नहीं होता। अम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई? आप तो बहुत नाराज़ है। क्या आप मुझे खुल के बताएंगी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? इतनी भी अब तुम बच्ची नहीं हो। मर्दों को फंसाना तुम्हें खूब आता है। वो लड़के को तुमने पीछे लगाया हुआ है, उसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और बाकी बातों में तुम ऐसे बन जाती हो जैसे तुम्हें अकल ही नहीं है। अम्मी जी, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो मुझे कहते हैं कि मैं उनके साथ कमरे में रहूं, तो मैं कैसे? वो तो बेवकूफ़ है हमेशा का। बेवकूफ़ ना होता तो तुम्हारे पीछे लगता। वो उसको अकल होती इतनी तो वो इन चक्करों में पड़ा हुआ होता। उससे मैं क्या बात करूं? तुम तो औरत हो, तुम्हें तो ध्यान होना चाहिए ना कि घर में और मर्द भी हैं, ससुर भी हैं, तुम्हारे देवर भी हैं, तुम्हें तो उनका ख्याल होना चाहिए। पर अम्मी जी, मैं तो उनके सामने भी बेबस हूँ और मैं आपकी भी बात मानना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं, आपका बेटा है, आप हर वक्त जो है अपने बेटे से बात कर सकती हैं। आप क्यों नहीं उन्हें समझाते कि वो मुझे क्यों नहीं छोड़ते कि मैं बाहर आके तो आप सबके दरमियान बैठूँ? क्यों मैं उनके साथ बैठती हूँ? तो ये तो उनकी मर्जी से होता है ना। आप मेरी बेबसी को समझे ना अम्मी जी। मैं किस बेबसी को? मैं तुम्हारी सारी चालों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ये तुम्हारी जैसी लड़कियां जो है हमने बड़ी देखी हैं, हमने भी जिंदगी गुजारी है, हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। हमारे तो इस तरह के नहीं थे तौर तरीके जो आजकल की लड़कियों के हैं। तुम लोगों को तो ना शर्म, ना लिहाज, ना तमीज़, ना तुम लोगों को घरों में, खानदानों में रहना आता है। तुम्हें तो ज़रा नहीं पता कि बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम कैसे होता है। आगे से जवाब मुझे कैसे तुम दिए जा रही हो? तुम्हारी ज़ुबान कितनी बाहर निकली हुई है। माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? वैसे तो रोज़ाना सुबह फ़ोन करके तुम मुझसे हर एक बात पे पट्टियाँ बढ़ा रही होती है तुम्हें।
और अम्मी जी, इससे तो मुझे बड़ा दुख होता है जब आप मुझसे इस तरह बात करती हैं। आप मेरी बड़ी हैं, आप जब चाहें मुझे गाइड कर सकती हैं, रहनुमाई दे सकती हैं, लेकिन इस तरह जब आप मेरी बेइज्जती करती हैं तो मेरा दिल जो है टूट जाता है। मैं भी आपकी बेटी की तरह ही हूँ। जाओ बीबी, ये नखरे किसी और को दिखाना, वो अपने मियाँ को दिखाना, वो बेवकूफ़ है, वो आ जाता है इन बातों में। मुझे सारे मामलात का पता है और मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज के बाद खबरदार जो तुम ज़्यादा कमरे बंद करके बैठी उसके साथ, यहाँ बैठा करो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की उठ के, और आराम से सब लोगों के दरमियान में बैठा करो। और ये जो हर वक्त तुम मियाँ के पीछे लगी रहती है ना, हर रोज़ तुम उसे लेके चली जाती हो बाहर खाना खाने, तो पता है तुम्हें तनख्वाह कितनी है उसकी? ये तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो? तुम बीवी हो, उसकी बीवी बनो, तुम क्या उसके साथ मशूकी करने लगी हुई हो? देखिए अम्मी जी, ये जो आपका ये जो तरीका है मुझे समझाने का, इससे तो सिवाय इसके कि मेरा दिल अंदर से रोने लगा है और मैं बहुत ही परेशान और दुखी हालत में हूँ कि अगर मैं खामद की बात नहीं मानती तो वो मुझसे नाराज़ होते हैं, वो मुझे ऐसी ही बुरी बुरी बातें कहते हैं, तो मेरा दिल दुखता है और मैं किसी को बता भी नहीं सकती। और आप मुझसे बात कर रही हैं तो आप इतने दिल आज़ार तरीके से बात कर रही हैं। आप बताएँ मुझे, आखिर आपको मुझसे शिकायत क्या है? आपको इतना गुस्सा क्यों है? मुझे आप थोड़ा सा खुल के बताना पसंद करेंगी? डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा खुल के मैं और क्या बताऊँ, लेकिन दैट्स वन एक्सट्रीम सिचुएशन। अब मुझे बताइए, जो आपने बातें की हैं, इन सारी बातों के नतीजे में दिल तो टूटेगा, क्योंकि और सास बन के ख़वातीन अमूमन इतनी अनरीजनेबल हो जाती हैं। देखिए, वो जो अनरीजनेबल हो जाती हैं तो उनको एक एडवांटेज हासिल है कि वो आपके शौहर की अम्मा हैं और वो एक इज़्ज़त के मुकाम पे हैं। आप उनके साथ मुकाबलेबाजी पर नहीं उतर सकते, पर आप अपने दिल का हाल मुसलसल बता सकते हैं कि आपको कैसा फील होता है। वो यही तो चाहती हैं, यही तो हम सब चाहते हैं। लेकिन वो अगर कहें कि अगर तुम्हें दुख होता है तो होता रहे, मुझे परवाह नहीं है, तो मैं आपको बताऊं परवाह होती है। क्योंकि जब आप किसी को गिल्ट इंड्यूस करते हैं, जो कि एक तरीक़ेकार होता है ऐसे लोगों के लिए कि जो गुनाह कर रहे होते हैं उनको गुनाह का एहसास दिलाया जाए, लेकिन गुनाह का एहसास दिलाने के लिए बेइज्जती करना ज़रूरी नहीं है। जो बदअखलाक़ी कर रहे होते हैं उनको रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है, पर बात आप अपने अंदर से करते हैं, बात आप रिएक्टिव नहीं करते, प्रोएक्टिव करते हैं। यानी हमारे अंदर जो जज्बात हैं वो हम दूसरे तक पहुँचाते हैं और अपने तहम्मुल को और कूल को बरकरार रखते हैं। जब तक हम अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते, हमें दूसरों पर काबू पाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपने शायद इस तरह की सास नहीं देखी, मैंने इस तरह की सास भी देखी है ना, बरमला ये कह रही होती है कि क्या मतलब, तुम क्या समझती हो कि अगर तुमने बच्चे पैदा किए हैं तो एहसान किया है उस मर्द के ऊपर या हमारे ऊपर? हमारे पर कोई एहसान नहीं है, आराम से अपनी हद में रहो। सो ख़वातीन की कोई लिमिट नहीं है और ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है जो ख़वातीन के हाथों ख़वातीन के साथ हो रही होती है। पहली बात तो यह है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आप एक छोटा सा जवाब दे सकती हैं कि अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं। अगर चाहिए आपकी तरफ से दावत होगी कि और ऐसी बातें करो। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर में जब कोई ऐसी बातें कर लेता है तो उसने भी तन्हाई में जाके अपने आप को आईने में देखना होता है, फेस करना होता है। सही। अगर आप तुर्की बतुर्की जवाब ना दें, ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, लेकिन अपने जज्बात का इजहार करें, कबूल मत करें जुल्म और ज्यादती को, आप वापस लौटा दें वो बात और अपने दिल की बात बता दें कि आपको कैसा लग रहा है। या तो ख़वातीन पहले सीख लें, क्योंकि शादी जब होती है तो आगे चल के शादी के हवाले से कोई ना कोई क्राइसिस आता ही है और विद इन 1 ईयर आता है। तो अगर आपने उसके बारे में पहले से तैयारी की हुई है और आपके फिंगर टिप्स पे मामलात हैं तो आप उस वक्त मामलात को हल कर लेंगे, वरना क्राइसिस में तो आप जज्बाती तौर पर ही बहुत मसरूफ़ होते हैं और आप कर नहीं सकते। तो अपने आप को स्ट्रेच करना, यानी ऐसे हालात में जब आप बिल्कुल स्मूथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो बेहतरीन मौका होता है कि ऐसे हालात की भी तैयारी करें जब आपकी ज़िंदगी में कोई हलचल मचेगी। और जब हलचल मचती है तो उस वक्त जो है आपके पास इतना तहम्मुल और बुर्दबारी नहीं होती कि आप सोच विचार कर सकें, क्रिएटिव माइंड के साथ सोच सकें। लेकिन आम तौर पर छोटे मोटे जो मसले सबको पेश आते हैं वो हमें भी पेश आ सकते हैं और इस बारे में डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। ये स्ट्रेटजी है जिसके साथ हमें इसको डील करना है। असल बात यह है कि अपने आप को ग्रोथ में रखना। देखिए, रोज़गार कमाने के लिए हम 18 साल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की एजुकेशन लेते हैं, लेकिन ये जो शादी है ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लड़की की ग्रूमिंग स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए जैसे कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है। जब इस तरह हम काम करते हैं तो हमें फिर एप्रीहेंशन नहीं होती, हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर वक्त धड़का लगा रहे, लड़की की शादी हुई है फिर उसका मुंह देखते हैं आते जाते कि ये ठीक है, अपने घर में खुश है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो एक कोच रखना, एक काउंसलर रखना, एक मेंटोर रखना, एक गुरु रखना हम सब की जिंदगी में कारआमद होता है। और ये वक्त से थोड़ा पहले करते हैं, 11th आवर पे नहीं करते।
देखिए, कामयाबी होना एक अलग चीज़ है और सही चीज़ करना एक अलग चीज़ है। सही। सबसे पहले हम सही चीज़ करते हैं, हम पर जिम्मेदारी जो आती है वो ये है कि हमारा जो एक्शन है या तर्ज अमल या हिकमत अमली सही होनी चाहिए। सही। उसका नतीजा भी सही निकलता है ज़्यादातर। अगर कभी ना भी निकले तो आपको ये इत्मीनान होता है कि आपने गलत काम नहीं किया था, आपने सही हिकमत अमली अपनाई थी। सही। अब मुझे ये बताइएगा, जैसे एक सही हिकमत अमली आपने अपना ली, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कर लिया, 1.5 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, अब आप सही चले जा रहे हैं, अगला बंदा अपनी रविश नहीं बदल रहा और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुसलसल मसाइल का, तो कितने अरसे फिर आप वो सही स्ट्रेटजी जो है उसके साथ चलेंगे? देखिए, बात दूसरे की नहीं है। जब आप सही तर्ज अमल करते हैं और उसका नतीजा नहीं आता तो आप वही नहीं करते चले जाते, आप चेंज करते हैं। अच्छा। क्योंकि आपका मकसद रिपीट करना किसी चीज़ को और मुख्तलिफ नताइज मांगना नहीं है। सही। अगर नतीजा आपके हस्बे मंशा आता है तो ठीक, वरना आप फिर अपनी हिकमत अमली चेंज कीजिए, क्योंकि आप उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन लाते रहेंगे, फाइन ट्यूनिंग करते रहेंगे, एडजस्टमेंट करते रहेंगे, तो आपको नताइज ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप दूसरे की बातों पर गौर करें या उनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करें तो आपको वो हिडन एजेंडा नज़र आ जाएगा जो दूसरे का होता है। सही। जब लोग बात करते हैं उनके एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, वो लफ्ज़ों के हवाले से अपना जो पेपर आउट करते हैं, हाँ। अपनी जो सोचें हैं वो आपके सामने रख लेते हैं, वो खिड़की पैदा करते हैं जिसमें से आप उनके अंदर देख सकते हैं। अब आपने मेरे अंदर झांक लिया, आपको मेरे अंदर एक इंतहाई गंदा, एक इंतहाई बदसूरत, एक इंतहाई स्टूपिड, एक इंतहाई नाकुसल अक्ल किस्म का शख्स नज़र आ गया है कि जिसकी कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं है, जो कंट्रोल एंड अथॉरिटी करना चाहता है ताकत के ज़ोर पे और गलबा अपना और तसल्लुत कायम करना चाहता है अपनी कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करके दूसरे की। अब ऐसे शख्स की आपको इज्जत भी करनी है क्योंकि आपका मज़हब भी यही कह रहा है और आपका माशरा भी यही कह रहा है और आपको उससे मजबूरी एक और भी है, प्यार भी करना है। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ये मुश्किल काम है, लेकिन आप इसे यहाँ से शुरू करते हैं कि ओरिजिनली उस शख्स को आपने अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया क्यों था। अम्मा अब्बा ने कहा था। कभी ये भी होता है तो अम्मा अब्बा ने भी कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, उसमें कोई खूबी देखी होगी आपने या आपकी अम्मा अब्बा ने देखी होगी। तो वो जो बुनियादी असली खूबियां हैं, जो असली वजूहात हैं जिनसे आप मियाँ बीवी बने थे, तो उनको दोबारा जब आप याद करते हैं तो आपको एक अच्छा आगाज़ मिल सकता है। दूसरी बात यह कि जो भी मसला मियाँ बीवी को या किसी इंसान को दरपेश होता है, ज़्यादातर इम्कान है कि उन मसलों का हल अब तक निकाला जा चुका है। आपको व्हील दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। आप हमेशा देखते हैं कि कौन से वाइटल बिहेवियर्स हैं जो कि इस मसले को हल करने के लिए कारआमद पाए गए हैं। ज़्यादातर लोग जब कुछ कदम उठा रहे होते हैं तो वो नताइज के बारे में परवाह ही नहीं कर रहे होते, यानी वो ये नहीं देख रहे होते कि अंजाम क्या होगा, वो ये भी नहीं देख रहे होते जो पिछली हिकमत अमली आपने अपनाई थी और बार बार अपनाई थी तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, क्या उससे कोई बेहतरी आ रही है। जिस चीज़ से बेहतरी नहीं आती, चाहे वो उसके पीछे कितना ही अच्छा असूल कार फरमा हो, उस असूल को छोड़ना होगा। देखिए, कॉमन सेंस के तहत जो कुछ भी खवातीन ऐसे मौक़ों पर करती हैं तो इट डजंट वर्क, क्योंकि कॉमन सेंस हम इस्तेमाल करते हुए जब बहुत जज्बाती भी होते हैं तो वो नॉनसेंस का दर्जा इख्तियार कर लेती है। ये जो आपने कहा कि किसी के सामने इज्जत ना रखें, तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी के सामने भी इज्जत रखें, तन्हाई में भी इज्जत रखें। इज्जत खराब करने से कुछ हासिल नहीं हो। पहला मैं बता दूं कि खवातीन के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि इसके कभी नताइज नहीं निकलेंगे कि वो अपने खामद को बेइज्जत करें। शेमिंग से दुनिया के किसी मसले का हल नहीं निकलता, बेइज्जती से किसी मसले का हल नहीं निकलता। साइलेंस में चले जाना, साइलेंस जब हो जाता है तो इससे खराबियां पैदा होती है, क्योंकि जब आप साइलेंस में जाते हैं तो कहीं और आप नशरियात कर रहे होते हैं, कहीं और आप बात कर रहे होते हैं। तो बात करनी चाहिए राइट फोरम पे, जिस शख्स के साथ आपका मसला है बात उससे करनी चाहिए और इज्जत से बात करनी चाहिए। क्योंकि फिर अभी ना मुझे आप स्ट्रेटजी नंबर 2 बताएं। देखिए, शौहर के नान नफका बंद करने के हवाले से जो लास्ट टाइम हमने रोल प्ले किया था और उसमें खातून ने तहम्मुल से बात की थी, एक गुडविल क्रिएट करना पहला स्टेप हो सकता है। ठीक है। और फिर आगे आप नए नए स्टेप्स बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी किसी खातून को क्राइसिस का सामना होता है अपनी मैरिड लाइफ में, तो ये क्राइसिस रिजॉल्व करने के लिए उसको किसी कोच की, किसी काउंसलर की ज़रूरत होगी।
डॉक्टर साहब मुझे पिछली दफ़ा आप पे बड़ा तरस आया। मैंने पहली दफ़ा आपकी नज़रों में वो बेचारगी देखी जो एक औरत की नज़रों में होती है। एंड आई थॉट कि यार मर्द कितना बेरहम होता है कि जब ये सब कुछ कर रहा होता है तो उसको तरस नहीं आता ज़रा। नहीं, वो रोल प्ले करते हुए मुझे वैसा ही महसूस होने लगा था। लेकिन हल तो मसलों का इसी तरह निकलता है जब आप संजीदगी से